न्यूटन ने ना हमें 3 ऐसी बातें बताई जो बेहद महत्वपूर्ण है। काहे के लिए? मोशन को समझने के लिए। मोशन मतलब जो चीज मूव कर रही है। और वो जो 3 बातें हैं ना, उनको कहते हैं 3 लॉज। 3 लॉज कौन से हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। बस चलो अब हम समझेंगे कि ये न्यूटन के लॉ क्या है। राइट, ये न्यूटन के 3 लॉ हैं। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ, ये सेकेंड लॉ और ये है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। सो 3 लॉज हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और यूनिवर्स में इसका बेहद इम्पोर्टेंट रोल है ना। तो कैसे है? चलो पहले तो हम समझते हैं कि ये न्यूटन के 3 लॉ है क्या है। सो पहले आते हैं हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है क्या कहता है? यदि कोई चीज रेस्ट में है ना, जैसे ये पत्थर है और ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो ओके, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, है ना। ये नहीं कि वो अपने आप ही दौड़ना शुरू कर देगी, नो। यदि कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, ओके। और यदि कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। कैसे? देखो, जैसे ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है और ये पत्थर आ रहा है यूनिवर्स में, ठीक है। पत्थर आ रहा है तो ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो वो उसी वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं। तो कभी नहीं रुकेगा। देखो वो जा रहा है, जा रहा है। वो देखो एक स्पेसशिप है, वो भी जा रहा है। तो जो चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जो चल रही है तो चलती रहेगी। आप कहोगे कि कब तक? हाँ, मैंने पहले तो कहा था कि कभी नहीं रुकेगी, पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। न्यूटन को लॉ कहता है कि हाँ, चेंज हो सकता है। एक बात है, आपको ना फोर्स चाहिए। यदि आप फोर्स लगाओगी तो आप बदल भी सकते हो। जो रुका हुआ है उसको आप मूव करवा सकते हो, जो मूव कर रहा है उसको आप रोक सकते हो। किससे? इस फोर्स से, ठीक है। तो विदाउट अ फोर्स, यदि तो फोर्स नहीं है तब तो बस वही बात है, रुकी है चीज रुकी रहेगी, मूव कर रही है तो वो चलती रहेगी विदाउट अ फोर्स, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ये नहीं कि वो मुड़ेंगे, है ना। विद द सेम स्पीड, स्पीड भी उनकी चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं। पर ये फोर्स नहीं होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यदि कोई चीज चल रही चलती रहेगी, है ना। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फोर्स नहीं होनी चाहिए। यदि फोर्स होगी तो गड़बड़ हो सकती है। सो ऑब्जेक्ट हियर ऑन अर्थ स्लो डाउन only because of the force from friction and air resistance. आप कहोगे देखो ये बॉल है, हमने बॉल को मारा धक्का, किक मारा बॉल को, तो बॉल ने मूव करना शुरू किया, पर वो तो रुक जाती है। तो आप तो कह रहे हो कि रुकती नहीं, कभी नहीं। हाँ, रुकती है क्योंकि उस पर फोर्सेस लगती है ना। कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन की। ग्राउंड फ्रिक्शन देता है ना। हाँ, यदि फ्रिक्शन कम होगी तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, यदि फ्रिक्शन है तो वो जल्दी रुक जाएगी। और एयर भी तो रेजिस्ट करती है ना, एयर भी रोकती है। यदि एयर भी ना हो और बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो तो आपने यदि एक बार किक लगा दिया ना बॉल को, बस फिर बॉल ने कभी नहीं रुकना है।
ओके, तो ऑब्जेक्ट हियर ऑन अर्थ स्लो डाउन, किसके कारण स्लो डाउन होते हैं बोलो? हाँ, फ्रिक्शन के कारण। ये देखो, ये फ्रिक्शन है ना, ये देखो क्यूब दौड़ा आ रहा था, रुक गया, क्यों? फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन ने इसे रोक दिया। तो सेकेंड लॉ ये स्टेट करता है, अब आते हैं हम सेकेंड लॉ पे। ये सेकेंड लॉ है ना न्यूटन का, ये सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अब जब आप फोर्स लगाओगी, वो फोर्स क्या करेगी? वो प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन का मतलब अभी समझाता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मैं बोलूंगा ना रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम आएगा ही आएगा। जब भी रेट आएगा ना, तो डिनोमिनेटर में टाइम आना है। तो मैं कह रहा हूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पता है क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे ये बॉल रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका m है, रुकी हुई है तो मतलब u क्या होता है? शुरू वाली वेलोसिटी, स्टार्ट वाली। तो स्टार्ट वाली वेलोसिटी कितनी है? 0, तो मोमेंटम हो गया 0। अच्छा, जब आप इसमें फोर्स लगा दोगे तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है? v, कुछ टाइम के बाद है ना। जब आप फोर्स लगाओगे, आप कहोगे कि मैंने फोर्स पता है कुछ टाइम के लिए लगाई। कितने टाइम के लिए लगाई? t टाइम के लिए। तो t टाइम में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, पहले तो 0 थी, इंक्रीज होना शुरू हुई, और t टाइम के बाद वेलोसिटी इसकी कितनी बन गई? v। तो मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू v, है ना, t टाइम के बाद। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? फाइनल मोमेंटम t टाइम के बाद वाला, इनिशियल मोमेंटम 0 था, और नीचे क्या आएगा? t। ठीक है, तो ये हो गया mv माइनस 0 अपॉन t। ओके, तो ये हो गया f प्रोपोर्शनल टू mv अपॉन t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही टाइम के साथ, इसी तो कहते हैं ना एक्सेलरेशन। तो ये हो गया f प्रोपोर्शनल टू m। तो प्रोपोर्शन साइन का मतलब पता क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि यदि ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, यदि फोर्स कम होगी तो ये भी कम होगा, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें, तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं k। तो k की वैल्यू यूनिट्स पे डिपेंड करती है, तो यदि आप ऐसे यूनिट लोगे तो k की वैल्यू 1 होती तब, तो f हो जाता है इक्वल्स टू m में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में आपको कहेंगे कि आप ना ये रिलेशन ड्राइव करो, f इक्वल्स टू m में। वेरी सिंपल, आपने कहना एक बॉल है, रुकी हुई है, वेलोसिटी नहीं है, u 0 है, तो इन स्टार्ट वाला मोमेंटम कितना हो गया? 0। फिर आपने फोर्स लगा दी, t टाइम तक लगाई, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बनी v, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? mv। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? कितने टाइम में आया? डिवाइड कर दिया, और ये वेलोसिटी ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। f प्रोपोर्शनल टू m में प्रोपोर्शन को उठा के कांस्टेंट लगा दिया, k की वैल्यू 1 होती है, तो रिलेशन हमारा बन गया f इक्वल्स टू me। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या a क्या हो जाएगा? f अपॉन m, ये याद रखना।
तो ये देखो फोर्स पहले रुकी हुई थी ना, अब अपने फोर्स लगा दी तो फोर्स उसे आगे धक्का मार रही है। तो अब जितनी वेलोसिटी बननी थी बन चुकी, v वेलोसिटी बन गई। अब ये इसी वेलोसिटी से ही मूव करेगी कांस्टेंट, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो। अब देखो आपने फिर फोर्स लगा दी, तो ये फोर्स क्या करेगी, उसे इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी को कम कर, वेलोसिटी उसकी देखो रुक गई है, फोर्स ऑपोजिट लगाई है ना, तो फोर्स ने अब इसे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो यदि आप फोर्स ऊपर लगाओगे तो क्या होएगा, ये देखो उसकी स्टेट चेंज कर रही है। तो न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि फोर्स ना, वैसे तो पहले लॉ जैसा ही है, पहले लॉ में ये कहा गया था ना कि जब तक फोर्स ना लगे, दूसरे लॉ में यही बताया बस कि फोर्स करेगी क्या, स्टेट को बदलेगी। स्टेट क्या है, यदि रेस्ट में तो मोशन में ले आएगी, मोशन में तो उसको रोक देगी या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, और कितना करेगी ये हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। चेंज, स्टेट की चेंज तो होगी, पर कितना होगी ये फॉर्मूला बताएगा। इसी फॉर्मूले को कहते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। देखो फोर्स ऊपर लगाई तो ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने। देखो अब बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट चेंजेस इन मोशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। ठीक है, मैं ये एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ। एक्सेलरेशन कितना होगा मास पे डिपेंड करेगा। यदि तो मास कम है तो आपका ना फोर्स का इफेक्ट, यदि तो मास कम है तो आपकी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब m कम है तो a ज्यादा होगा। देखो कैसे, ये लड़की दिखाई दे रही है ना, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ चलता हुआ आ रहा है, छोटी सी टॉय कार, टॉय ट्रेन चलती है। देखो बस ये हल्की थी, इसने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, बस। ठीक है, अब देखो ये अब ना बहुत लार्ज मास आ रहा है, इतना लार्ज मास। देखो ये फोर्स लगा रही है, ओ स्टेट को बदल नहीं पा रही है ये, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है ना। मैंने अभी बताया कि इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास ज्यादा है तो फोर्स जो लगा रही लड़की, इसका इफेक्ट ज्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि मास ज्यादा तो ए कम होगा, है ना। देखो कितनी मुश्किल से उसने रोका, अब फिर वो फोर्स लगा रही है, इसकी स्टेट को बदल रही है, क्योंकि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेन मूव करना उसने शुरू कर दिया। तो यदि आप सारी फोर्सेस हटा देते हो, फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ये है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यदि आप, ये थर्ड लॉ पता है क्या कहते हैं, कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। कभी भी रिएक्शन एक्शन से कम नहीं होता, इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ना आपने अपनी फ्रेंड को ना ऐसे एक थप्पड़ मारा इस तरह से, आपकी फ्रेंड आपको ना फिर थप्पड़ मारेगी, तो इक्वल हो गया, दोनों ने थप्पड़ मार दिया एक दूसरे को, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये एग्जाम में मत लिख देना थप्पड़ मारने वाला, ये तो मैं वैसे ही बता रहा था। तो ये देखो ये एक्शन क्या है, ये आपका एक्शन है, आपने एक फोर्स लगाई। एक्शन का मतलब होता है फोर्स लगाना। जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो एक फोर्स आपको मिलेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम मिलेगी। तराजू बता रहा है ना बैलेंस, बिल्कुल इक्वल, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो पता क्या है, कभी आप देखते हो कि आप चलते कैसे हो, ये जो लड़की चल रही है ना, आगे चल रही है ना, तो कैसे चल रही है, ये एक्चुअली ना अर्थ को पीछे पुश करती है।
ये रेड है ना फोर्स, ये वाली, तो ये फोर्स लगा रही है बैक डायरेक्शन में। तो यदि अर्थ को पुश करती है ना पीछे, तो अर्थ इसे आगे धक्का मारती है। ऐसे चलते हैं हम, मतलब हम अर्थ को ऐसे पुश करते हैं तो अर्थ हमें पुश कर देती है। ठीक है, ये देखो अर्थ को ये बैकवर्ड मूव कर रही है, बैकवर्ड पुश करने की कोशिश कर रही है। तो आप कहोगे कि फिर अर्थ क्यों नहीं पुश हो जाती, पीछे क्यों नहीं हो जाती? अरे पापा, अभी हमने बताया कि ए क्या होता है, एफ अपॉन एम। अभी हमने बताया ए क्या होता है, एफ अपॉन एम। तो अर्थ का मास कितना हो, इतना ज्यादा, तो आपकी लगाई हुई फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अर्थ नहीं पुश हो सकती, ए कम हो जाएगा ना। क्योंकि यदि मास इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा, तो ए कितना होता है, एफ अपॉन इन्फिनिटी। और कुछ यदि आप डिवाइड कर देते हो इन्फिनिटी के साथ, वो चीज जीरो हो जाती है, तो जीरो इफेक्ट होगा, अर्थ पुश नहीं होगी बैकवर्ड। तो अर्थ पुश नहीं होगी, तो ये आप एक्शन ऐसे कर रहे हो, अर्थ आपको क्या दे रही है, रिएक्शन। आपका ये एक्शन है, अर्थ आपको रिएक्शन दे रही है, तो आप आगे मूव कर रहे हो बस। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, और यदि आपने कुछ पूछना है, कोई मुझसे कोचिंग लेनी चाहते हो आप ऑनलाइन, तो मेरा फ़ोन नंबर है, तो मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम ऑनलाइन आपको कोचिंग दे सकते हैं फिजिक्स की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, तो अर्थ को देखो, जो आप पुश करते हो अर्थ नहीं होगी, बिकॉज आपसे तो नहीं होगी क्योंकि आपकी फोर्स बहुत कम है। हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑन अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल। हाँ, जो सन है, सन पता है ना, सन कितना बड़ा है, तो सन की फोर्स से अर्थ पे इफेक्ट होता है, क्योंकि सन तो कितना बड़ा है, उसमें जितनी धरती है ना 30 लाख अर्थ उसमें पूरी आ सकती है, इतना बड़ा सन है। तो ये हो गया सन। तो सन क्या करेगा, सन भी फोर्स लगा, देखो अर्थ मूव करी जैसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा था, कंटिन्यू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। पर ये स्ट्रेट लाइन में जा नहीं सकती, क्यों क्यों नहीं जा सकती बताओ? क्योंकि भाई ये सन फोर्स लगा रहा है ना, इसलिए। तो सन की फोर्स को तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नेग्लिजिबल है। तो सन की देखो